हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 21 जो कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करता है, उसको हम लोग दो पार्ट में अभी तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ चुके हैं। और इस तरीके का जो क्लाइमेट है, यानी कि जो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, इसमें तीन तरीके के क्लाइमेट होते हैं, एक चाइना टाइप, एक गल्फ टाइप और तीसरा नेटाल टाइप। इन तीनों को भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लाइमेट हमारा पूरा हो गया। हमारा जो हमने इन तीन तरह के क्लाइमेट में कुछ वेरिएशंस वगैरह हैं वो भी समझ लिए हैं पिछले पार्ट में। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन से। हम देखेंगे कि इस पूरे के पूरे क्लाइमेट में कि किस तरीके की नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन, द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स have much heavier rainfall than either the western margins or the continental interiors and thus have a luxuriant vegetation। यानी कि अगर हम इसी लैटिट्यूड में बात करें, है ना, जो हमारा टेम्परेट वाला लैटिट्यूड है, अगर उसी लैटिट्यूड में हम लोग बात करें तो हमने अभी तक दो तरीके क्लाइमेट और बात करी है, एक वेस्टर्न मार्जिन है और दूसरा कॉन्टिनेंट का इंटीरियर है। तो उन दोनों के कंपेरिजन में यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो ज़्यादा है और इसी वजह से जो यहाँ की वेजिटेशन है वो भी कैसी है, लग्जूरियंट है। मतलब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। जो लोलैंड्स है वहाँ पर हमें एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे और डेसिडुअस ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट में भी हमें डेसिडुअस ट्रीज वगैरह देखने को मिलते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये लोलैंड की बात है, मतलब जो निचले इलाके हैं वहाँ पर। ऑन दी हाईलैंड्स की अगर हम बात करें तो हमें कुछ स्पीशीज ऑफ कॉनिफर्स जैसे कि पाइन्स एंड साइप्रेसेस विच आर इंपॉर्टेंट सॉफ्ट वुड्स ये देखने को मिल जाएंगी। जो पेरिनियल प्लांट ग्रोथ है इज नॉट चेक्ड बाय आइदर अ ड्राई सीजन एज इन द मेडिटेरेनियन और अ कोल्ड सीजन एज इन द कूल टेम्परेट रीजन्स। कंडीशंस आर वेल सूटेड टू अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इंक्लूडिंग ग्रास, फर्न्स, लियानास, बैम्बूज, पाम्स एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर इस तरीके की हर तरीके की प्लांट लाइफ वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो किसी ड्राई सीजन के आने की वजह से रुकेगी नहीं, है ना। नॉट चेक्ड बाय का मतलब है कि ड्राई सीजन अगर आएगा तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, या विंटर सीजन आएगा तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उससे जो है वो ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हमने देखा कि ड्राई सीजन है ना। थोड़ा सा अगर हम वही सेंट्रल चाइना वाले रीजन की बात कर दें, मतलब छोड़ दें अगर उस रीजन को जहाँ पर पूरा का पूरा रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा है, मॉनसूनल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ड्राई सीजन है। अदरवाइज बाकी जगहों पर अगर हम देखेंगे तो ड्राई सीजन ऐसा नहीं है, पूरे साल भर थोड़ा बहुत बारिश हो रही है। और दूसरी बात कि जो विंटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, है ना। तो उस वजह से यहाँ पर जो है प्लांट लाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ऑल द ईयर राउंड मेक्स द रीजन लुक ग्रीन एट ऑल टाइम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, वही मतलब साल भर बारिश हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें हमेशा जो है वो रीजन कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन्स आर द होम्स ऑफ अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर स्पीशीज। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा टिम्बर की प्रजातियाँ या स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है यूकेलिप्टस के ट्रीज, है ना। स्कैंटी फॉलिएज यानी कि जो पत्ते वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो थिक फर्न है, फर्न मतलब होते हैं जो पेड़ की छांव के नीचे जो थोड़ा बहुत पौधे वगैरह उगते हैं, प्लांट्स वगैरह उगते हैं, उनको फर्न बोला जाता है ना। तो वहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, थिक है वो। सम ऑफ द यूकेलिप्टस जो है वो वेरी टॉल। यूकेलिप्टस के पेड़ आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। और कुछ कुछ तो यहाँ पर लिखे गए हैं कि 250 फीट से भी ज़्यादा लंबे हैं। एंड दे मेक हार्डी टिम्बर, और इनमें से जो टिम्बर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। Australian Alps of Victoria and the Blue Mountains of New South Wales have great reserves of temperate eucalyptus forest that makes a part of the timber export of Australia। तो यहाँ पर जो ये रीजन्स दिए गए हैं, विक्टोरिया का ऑस्ट्रेलियन एल्प्स वाला जो रीजन है या फिर न्यू साउथ वेल्स का जो ब्लू माउंटेन्स वाला रीजन है, वहाँ पर टेम्परेट यूकेलिप्टस फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए उनको वहाँ से निर्यात या एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, ईस्टर्न पैराग्वे, नॉर्थ ईस्ट अर्जेंटीना की, यहाँ से क्या निकल के आता है, वैल्यूएबल वार्म टेम्परेट टिम्बर जैसे कि पराना पाइन एंड क्वेब्राको। ये एक एक्स ब्रेकर है, एन एक्सट्रीमली हार्ड वुड यूज्ड फॉर टेनिंग। एक्सट्रीमली हार्ड वुड मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है,
है ना, जिसको टैनिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और एक वाइल्ड यर्बा मेट ट्रीज है फ्रॉम विच द लीव्स आर गैदर्ड टू मेक पैराग्वे टी। पैराग्वे में जो चाय वगैरह है वो यर्बा मेट एक ट्रीज है, उसके पत्तों से चाय बनाई जाती है। टुडे लार्ज यर्बा मेट प्लांटेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोड्यूस पैराग्वे टी एंड इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ पैराग्वे। तो बहुत बड़े प्लांटेशंस वगैरह जो है इस तरीके के बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल फार्मिंग हो रही है इस पेड़ की, दैट इज यर्बा मेट की। क्यों? क्योंकि उससे पैराग्वे टी बनाई जाती है और इसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये हमने 2 जगह के बात देख ली। ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके के पराना पाइन और यर्बा मेट वगैरह हो रहे हैं। अब इसके बाद जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी बात करेंगे। इन नटाल द वार्म मोजाम्बिक करंट्स एनकरेजेस हैवी प्रेसिपिटेशन अलोंग द कोस्ट एंड मैनी स्पीशीज ऑफ पाम ट्रीज थ्राइव। यानी कि मोजाम्बिक करंट जो है, वार्म मोजाम्बिक करंट, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पाम के जो पेड़ हैं, पाम ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो हाईलैंड है, यील्ड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ चेस्टनट, आयरनवुड एंड ब्लैकवुड। हाईलैंड एरियाज में आपको चेस्टनट, आयरनवुड, ब्लैकवुड इनके फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एन अनयूजुअल ऑक्यूपेशन इज द कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ वेटल ट्रीज इन प्लांटेशंस फॉर टैनिंग एक्सट्रैक्ट्स एंड फॉर यूज इन द नेटल्स कोल माइंस एज पिट प्रॉप्स। है ना, यहाँ पर एक अनयूजुअल ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है। वो क्या है कि वेटल ट्रीज का कॉमर्शियल कल्टीवेशन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो उससे टैनिंग एक्सट्रैक्ट मिलते हैं। टैनिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ को कलरिंग वगैरह जो करने का काम होता है उसके लिए एक्सट्रैक्ट्स वगैरह इससे मिलते हैं। एक तो पहली चीज़ ये, और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसको नटाल के एरिया में जो कोल माइन है, यानी कि जो कोयले की खदानें हैं, उनमें एज अ पिट प्रॉप्स यूज़ करते हैं। पिट प्रॉप्स का मतलब है कि जो माइंस वगैरह है उनकी जो छत होती है, उनकी जो रूफ होती है, उसको सपोर्ट देने के लिए, है ना, जमीन से उसको लगाते हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए दे आर नोन एज पिट प्रॉप्स। जैसे आप लोगों को अगर मैं एक इसका कॉमन एग्जांपल दूं जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई मकान बन रहा होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, उसकी दीवारें बनती है, फिर जब उसकी छत पड़ने वाली होती है, जिसको लिंटल बोलते हैं, जब छत पड़ने वाली होती है तो नीचे से पहले क्या करते हैं, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में, कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ जो लकड़ी के डंडे होते हैं या आजकल तो लोहे की रॉड्स वगैरह चलने लगी हैं, उनको खड़ा किया जाता है ताकि उसके ऊपर एक सरफेस बनाई जा सके जिसके ऊपर फिर वो पूरा का पूरा ऊपर कंक्रीट वगैरह बिछाएंगे और उससे एक छत बनेगी, रूफ बनेगी। तो वो जो एक वर्टिकल डायरेक्शन में मैं बता रहा हूँ कि उसको लकड़ी को खड़ा करते हैं या फिर जो आयरन रॉड्स को खड़ा करते हैं, दे आर नोन एज प्रॉप्स। तो इसी तरीके से ये जो कोल माइंस है, इसकी छत गिर ना जाए उसको सपोर्ट देने के लिए इस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इसके बाद फॉरेस्ट ऑफ चाइना और साउथ जापान की हम बात करें तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर जिस तरीके के पेड़ हमें देखने को मिलेंगे, दे आर ओक, कैम्फर, कैमेलिया एंड मैग्नोलिया। इस तरीके के पेड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। Unfortunately, the tremendous population pressure in the two countries has caused much of the original forest to be cleared for fuel और crop cultivation। अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है, चाइना तो आपको पता ही है ना, वन ऑफ द मोस्ट, क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलस तो यही है दुनिया में। उसके बाद जापान। इस रीजन में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और पॉपुलेशन का जो प्रेशर है या जो पॉपुलेशन की डिमांड है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो इतनी ज़्यादा है कि ये फॉरेस्ट वगैरह को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। जबकि जो लकड़ी वगैरह है उससे या तो वो फ्यूल का यूज़ करते हैं लकड़ी को काट के, या फिर वो लकड़ी काट के जो जंगल वगैरह क्लियर कर रहे हैं वहाँ पर वो क्रॉप उगाएंगे, क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ के जो ओरिजिनल फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा काटे जा चुके हैं। अब ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे क्या है कि जो बैरन हिल स्लोप्स हैं दैट आर स्टिल फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। तो वहाँ पर अब वो जो हिल स्लोप्स हैं, है ना, जो पहाड़ों के ढलान वगैरह है, वहाँ पर क्या हो गया है, वो बैरन हो चुके हैं क्योंकि वहाँ के पेड़ काट दिए हैं और अब वहाँ पर सॉइल इरोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर बारिश होती है तो सारा का सारा जो है वो टॉप सॉइल को बहा ले जाता है और सॉइल का न्यूट्रिएंट वहाँ से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जो यूएसए की गल्फ स्टेट्स हैं, मतलब वही जो साउथ ईस्टर्न यूएसए वाला पार्ट है, वहाँ पर कुछ लो लैंड में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। द ट्रीज ग्रो क्लोज टुगेदर विथ थिक अंडरग्रोथ एंड लीफी ब्रांचेस। यानी कि पेड़ जो है वो काफ़ी पास पास देखने को मिल जाएंगे। अंडर ग्रोथ मतलब पेड़ की छांव के नीचे जो जमीन में कुछ और घास वगैरह या क्रीपर्स वगैरह उगते हैं, दे आर नोन एज अंडर ग्रोथ। तो वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और इसकी जो पेड़ की ब्रांचेस या तने हैं वो भी कैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा लीफी है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पत्ते देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्पीशीज जो यहाँ पर पाई जाती हैं जैसे वॉलनट, ओक, हिकोरी एंड मैपल,
These are some of the more common species. While in the more sandy regions grow pines, और जहां पर कुछ सैंडी रीजन्स है, मतलब जो सॉइल वगैरह है वो थोड़ा सा सैंडी है, वहां पर आपको पाइन वगैरह देखने को मिल जाएंगे. Much of the forest cover has given way to the cultivation of subtropical crops like cotton, maize and fruits. और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है उसको काटा गया है, फॉरेस्ट को काटा गया है, और वहाँ पर कुछ सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, मेज, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें उगाई गई है. तो दिस इज ऑल अबाउट दी नेचुरल वेजिटेशन, जो हमने सारे के सारे एरियाज की देख ली. हमने सारा का सारा जो तीनों तरीके का क्लाइमेट है, चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नटाल टाइप, वहाँ पर क्या नेचुरल वेजिटेशन हो रही है और उसकी क्या कंडीशन है कि नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट वगैरह को काट के कल्टीवेशन वगैरह वहाँ पर क्रॉप की जा रही है, ये चीज़ें यहाँ पर देख ली. अब इसी में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थोड़ा सा हम लोग आज कवर करेंगे, बाकी जो बात रहेगा वो उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो क्या लिखा है कि ये जो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मिडिल लैटिट्यूड्स, है ना. प्रोडक्टिव पार्ट क्यों है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा चीजों की जो है पैदावार हो सकती है. ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया. ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है वो एडिक्वेट है, एडिक्वेट रेनफॉल है, काफी ज्यादा बारिश हो रही है, और प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट नहीं है, मतलब सूखा जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ रहा है. एंड द कोल्ड सीजन इज वार्म इनफ फॉर मोस्ट क्रॉप्स टू सर्वाइव, और जो कोल्ड सीजन भी है वो वार्म है, मतलब सर्दियों में भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि क्रॉप्स जो है वो सर्वाइव कर सकती है. Thus, the growing season is almost continuous, though summer is the busiest part of the farming year. यानी कि साल भर यहाँ पर क्या है, सीजन जो है वो ग्रोइंग सीजन है, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो साल भर उगता रहेगा, लेकिन समर के समय पे जो है वो फार्मिंग ईयर का एक बिजिएस्ट पार्ट है, यानी कि उस समय सबसे ज्यादा फार्मिंग वगैरह यहाँ पर होगी. अब इसी में बात करें अगर हम मॉनसून चाइना टुगेदर विद सदर्न जापान एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेटिक जोन्स अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. यानी कि अगर आप एक वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक ग्राफ या चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसकी लगभग 1/3 तो इन्हीं रीजन्स में है. चाइना का जो ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया, मॉनसून चाइना वाला, मतलब साउथ ईस्ट चाइना या सदर्न जापान है, या फिर बाकी भी जितना भी पोर्शन मैंने आपको ये ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट में दिखाया, वो वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 1/3. फूड हैज टू बी रेज्ड टू फीड द टीमिंग पॉपुलेशन. अब ये जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, टीमिंग मतलब, टीमिंग को एक तरीके से आप कह सकते हैं स्वार्मिंग. जैसे बीज होती है ना, मधुमक्खी कैसे अपने छत्ते पर स्वार्म करती है, यानी कि भिनभिनाती है, तो उसी तरीके से ये पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है कि इस पॉपुलेशन को के लिए हमें क्या चाहिए, इस पॉपुलेशन के लिए हमें फूड तो चाहिए, है ना. तो उसी के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ फसल वगैरह उगाएंगे. अब क्या करते हैं, जो हिल्स वगैरह है उनको टेरेस किया जाता है, मतलब वहां पर टेरेस फार्मिंग करते हैं. फील्ड्स जो है वहां पर इरिगेशन वगैरह होता है. एंड एग्रीकल्चर इज एक्सटेंडेड टू द लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन की हद तक हम लोग जाते हैं और एग्रीकल्चर को उतना ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, बढ़ावा देते हैं. इट इज नो एग्जेजरेशन टू से दैट द टेम्परेट मानसून लैंड्स आर द मोस्ट इंटेंसिवली टिल्ड पार्ट्स ऑफ द अर्थ, है ना. ये कहना गलत नहीं होगा अगर हम ये कहें कि जो ये टेम्परेट मानसून लैंड्स हैं, दे आर मोस्ट इंटेंसिवली टिल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा टिलिंग वगैरह जो होती है पूरे के पूरे अर्थ में, तो वो इसी रीजन में हो रही है. बिसाइड द वाइड स्प्रेड कल्टिवेशन ऑफ मेज एंड कॉटन इन द कॉर्न एंड कॉटन बेल्ट ऑफ यूएसए, फ्रूट एंड टबैको आर ऑल्सो ग्रोन, है ना. यूएसए में भी हम आगे जाके देखेंगे कि एक कॉर्न और कॉटन बेल्ट है, यानी कि जहां पर मक्का और कपास, कॉटन उग रहा है, ये तो है ही है. उसके साथ साथ कुछ फल यानी कि फ्रूट्स और टबैको यानी कि तंबाकू भी उगाया जा रहा है. राइस, टी और मलबेरीज जो है, दे आर एक्सटेंसिवली ग्रोन इन मानसून चाइना, यानी कि ये मानसून जो चाइना वाला पोर्शन है, सदर्न साउथ ईस्ट चाइना, वहां पर उगाया जाता है. एल्सवेयर आर फाउंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि नटाल में हम बात करें तो आपको शुगर केन, गन्ना देखने को मिल जाएगा. साउथ अमेरिका की बात करें तो वहां पर कॉफी और मेज यानी कि कॉफी और मक्का हो रहा है. डेयरिंग इन द न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में जो डेयरिंग चीजें हैं वो हो रही हैं. तो इन्हीं को हम लोग एक एक करके फिर एग्जामिन अब थोड़ा सा करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो साउथ ईस्ट चाइना या मॉनसून चाइना है वहां पर फार्मिंग हो रही है, और क्या हो रहा है वहां पर, राइस, टी और मलबेरीज, ये एक्सटेंसिवली ग्रो किया जा रहा है. तो इसके बारे में देखेंगे. अनडाउटेडली दिस इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइस ग्रोइंग एरिया. विश्व में सबसे ज्यादा जहां पर राइस या फिर चावल या धान की खेती की जाती है वो इसी रीजन में है. कहां पर, ये मॉनसून चाइना या साउथ ईस्ट चाइना वाले रीजन में. अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स राइस इज ग्रोन इन चाइना.
यानी कि विश्व में जितना भी राइस का उत्पादन होता है उसका 1/3 तो चाइना में है। दो द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ 750 मिलियन लीव्स वेरी लिटिल फॉर एक्सपोर्ट, लेकिन ज़्यादातर एक्सपोर्ट ये लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये इनका खुद ही पेट नहीं भरता तो ये औरों को क्या देंगे, है ना। इनफैक्ट इन नॉर्मल ईयर्स द इम्पोर्ट ऑफ राइस एंड अदर फूड ग्रेन्स आर एसेंशियल। तो देखिए जिस समय कभी कभी इनको बेसिकली क्या है कि राइस का इंपोर्ट भी करना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा राइस है लेकिन फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये जो चाइनीज़ पीजेंट्स हैं, मतलब जो यहाँ के किसान वगैरह हैं, वो वेट पैडी उगाते हैं। हमने एक चैप्टर में बात करी थी कि दो तरीके की पैडी क्रॉप होती है। पैडी मतलब धान। एक होती है वेट, जो बेसिकली पानी में उगाई जाती है, जहाँ पर ज़्यादा पानी है या ज़्यादा बारिश है या इरिगेशन ज़्यादा है। और दूसरा एक होता है ड्राई पैडी, जो ऐसी जगहों पर उगाई जाती है जहाँ पर बारिश उतनी ज़्यादा नहीं है। तो चाइना में जो उगाई जाता है वो वाइट पैडी, वेट पैडी है ना, या फिर जिसको स्वैम्प राइस बोलते हैं, जो कि फ्लडेड फील्ड्स में उगाई जाती है। अब इसमें क्या है कि एंडलेस हार्ड लेबर चाहिए फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि इसमें धान की रोपाई वगैरह जब होती है तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा खेतों में पानी भरा रहता है घुटनों तक, और वहाँ पर जाके उसके अंदर धान को रोपना पड़ता है ना। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत वगैरह लगती है। तो it is said that nowhere else is there so much manual labor devoted to raise a food crop that gives so little economic return। तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं पर भी और जगह ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा हमें क्या करना पड़ रहा है, मैनुअल लेबर, या फिर आप कह सकते हैं कि शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है किसी भी एक फूड क्रॉप को उगाने के लिए, और बदले में जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो ज़्यादा नहीं मिल रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक रिटर्न ज़्यादा कब मिलेगा? किसी भी क्रॉप का इकोनॉमिक रिटर्न ज़्यादा तब मिलेगा जब आप उसको एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे। अब आप यहाँ पर एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि इनकी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि कहीं पर भी और कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जिसको उगाने में, जिसको रेस करने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगे और उसमें से बदले में कुछ भी इकोनॉमिक रिटर्न देखने को ना मिले। तो फार्मिंग जो है यहाँ पर सब्सिस्टेंस बेसिस पे की जाती है। इसका मतलब यही है कि जो उगा रहे हैं वो खुद ही कंजम्पशन कर रहे हैं उसका, है ना। डिस्पाइट इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन इन पैडी कल्टिवेशन, very few farmers actually make use of new machines because they are expensive and may be impractical in some areas। यानी कि मैकेनाइजेशन का मतलब एक डेवलपमेंट तो हुआ है कि मशीन्स वगैरह का यूज अब हो रहा है पैडी कल्टीवेशन के लिए, लेकिन बहुत कम फार्मर्स या बहुत कम किसान ऐसे हैं जो इस तरीके की नई मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? उसका एक कारण यह है कि वो मशीन्स जो है जितनी ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी से बनी होंगी, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होंगी, वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होंगी, है ना। अब किसान जो है उसके पास इतना पैसा तो होगा नहीं, भले वो चाइना का किसान भी है, लेकिन उसके पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी मशीन ले सके। तो पहला प्रोविज़न ये। और दूसरा है कि कहीं पर अगर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर टेरेन वगैरह स्मूथ नहीं है, कहीं पहाड़ों में या कहीं ऐसी जगह पर, तो वहाँ पर इस तरीके की बड़ी भारी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो वहाँ पर ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इन दो वजह से जो है फार्मर्स इस तरीके की नई मशीन्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। The only progress that has been made is towards double or treble cropping। डबल और ट्रेबल क्रॉपिंग मतलब साल में 2 बार या 3 बार जो है ये फसल उगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि एनुअल टोटल राइस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। मतलब साल में एक ही बार अगर फसल उगाएंगे या 2 बार उगाएंगे या 3 बार उगाएंगे तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब 2 बार या 3 बार उगाएंगे तो एनुअल प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं। When compared with the rapid population growth of the rice eating nations, the increased production has in no way relieved the critical food problem of the monsoon Asia। यानी कि इस एशिया वाले रीजन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसके मुकाबले अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ता भी है तो उससे भी जो फूड की कमी है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है फूड की, वो दूर नहीं हो रही है। और आप एशिया में समझ सकते हैं, चाइना इज़ वन कंट्री एंड इंडिया इज़ अनदर कंट्री। दो ऐसी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है ना। लगभग 1.7 बिलियन के आसपास चाइना की है, 1.35 1.4 बिलियन के आसपास इंडिया की है। तो वर्ल्ड में अराउंड लगभग 7 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, 7 to 7.5 बिलियन है, जिसमें से लगभग आप कहिए कि 3 बिलियन तो यहीं की है, यानी कि 40% पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना में है। तो अब आप कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए, आपका कंजम्पशन इतना ज़्यादा है या आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है फूड की वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद फर्दरमोर मिल्ड राइस विच फॉर्म्स द स्टेबल फूड ऑफ द ओरिएंट इज अ सीरियसली डेफिशिएंट डाइट। मिल्ड राइस भी एक होता है दूसरे प्रकार का, है ना, जो ओरिएंट का एक स्टेबल फूड है। ओरिएंट मतलब यही जो आपका ये मॉनसून एशिया वाला रीजन है, वही। ये सीरियसली डेफिशिएंट डाइट है। तो यहाँ पर क्या है कि पीपल आर देयरफॉर नॉट इनएडिक्वेटली फेड
सो ऑल्सो फिजिकली अंडर नरिश्ड, यानी कि एक तो ज़्यादा इनको ये मिल नहीं रहा है क्योंकि ये भी डेफिशिएंट डाइट है, मतलब ज़्यादा ये भी नहीं उग रहा है, तो एक तो इनको ज़्यादा मिल भी नहीं रहा है और जिसको मिल भी रहा है तो वो अंडर नरिश्ड रह जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इस तरीके का राइस है उसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होते हैं, है ना। ये तो वही वाली बात हो गई काम चलाने वाली कि अच्छा चावल नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा खराब चावल है वो भी खा लीजिए, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि उसमें नरिशमेंट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे लिखा है कि मॉनसून चाइना हैज़ ऑल द आइडियल कंडीशंस फॉर द पैडी कल्टीवेशन, यानी कि धान की फसल को उगाने के लिए जो भी आइडियल कंडीशंस होने चाहिए मॉनसून चाइना में वो सारे के सारे हैं। क्या? एक तो वार्म क्लाइमेट है, यानी कि तापमान थोड़ा सा गर्म है, मॉडरेटली वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, और एक्सटेंसिव लो लैंड्स है विद फर्टाइल मॉइस्चर रिटेंटिव एल्यूवियल सॉइल, यानी कि ऐसी सॉइल है, ऐसी एल्यूवियल सॉइल है जो मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है, एंड विच इफ नेसेसरी कैन बी इजीली इरिगेटेड, और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उसकी सिंचाई वगैरह भी की जा सकती है। द लैंड हैज बीन टिल्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जो लैंड है उसकी टिलिंग क्या हो रही है, बहुत पीढ़ियों से चली आ रही है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है तो वो चलता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम डिटोरिएट हुए है। यानी कि आज की डेट में भी हम बात करें तो क्रॉप आफ्टर क्रॉप, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसमें काम चल रहा है, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो आज भी बनी हुई है। जो मडी इरिगेशन वाटर है फ्रॉम द रिवर बेसिन्स इज सिल्टी, क्योंकि नदियों का पानी आता है ना, और नदियां क्या है, जो रिवर बेसिन्स हैं उसमें जो पानी आता है मडी वो सिल्टी पानी है, यानी कि उसमें सिल्ट आते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली ब्रिंग न्यू सॉइल टू द फील्ड। अब उससे होगा क्या कि पहाड़ों से नदियां अगर आ रही हैं वो अपने साथ सिल्ट वगैरह लेके आ रही है तो वो फर्टाइल होता है, और वो फर्टाइल को ही फिर उस प्लेन में लाते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया है एलुवियल सॉइल, है ना। इंडिया की भी अगर आप बात करें, जो हमारा ऊपर गंगा वाला रीजन है ना, जो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है या जो गंगा के प्लेन्स हैं वहां पर भी एल्यूवियल सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि गंगा के साथ यही सिल्ट वगैरह आता है तो इससे फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है। तो वाटर इज ग्रेटली एनरिच्ड ड्यूरिंग फ्लड्स दो दीज आर फार लेस फ्रीक्वेंट नाउ, है ना। तो इसमें क्या होता था कि पानी जो है वो काफी ज्यादा एनरिच होता था, एनरिच मतलब उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है कि अब ये चीज कम होने लगी है, क्योंकि आपको पता है कि जब चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम आया है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है तो तब से उन्होंने ऊपर के एरिया में क्या करना शुरू कर दिया है, वहां पर कुछ डैम्स वगैरह बनाने शुरू कर दिया है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए अब क्या है कि नीचे ज्यादा फ्लड वगैरह आती नहीं है, वाटर में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है नहीं, तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, फर्टिलिटी अब कम हो रही है। इन प्रैक्टिस द चाइनीज पेजेंट्स एड ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू एनरिच देयर फील्ड्स, और ये लोग बेसिकली मैन्योर्स वगैरह जो आप कह रहे हैं वो कहें या ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको भी अपने फील्ड में डाल रहे हैं ताकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। राइस का जो स्ट्रॉ है, यानी कि जो धान होता है उसको जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जब राइस ग्रेन्स को आप निकाल लेते हैं तो जो उसका भूसा बचता है वो, है ना, ऐश मतलब राख वगैरह, क्लिपिंग्स मतलब यही जो मतलब पेड़ वगैरह के या पौधे वगैरह के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो, एनिमल डंग, रिफ्यूज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन मैन्योर, ये सब कुछ इसमें मिला रहे हैं ताकि उससे क्या होगा कि उनके फील्ड की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। मोस्ट इंटेंसिवली फार्म्ड एरियाज जो है दे आर द बेसिन्स ऑफ द सीकियांग, यांगजे कियांग एंड हुआंगो। इन रिवर्स के जो बेसिन है ना, जो रिवर बेसिन है वो इंटेंसिवली फार्म है, वहां पर काफी ज्यादा फार्मिंग हो रही है, विच आर ऑल्सो द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और यहां पर जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी। जो ईस्टर्न कोस्टलैंड है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एज द फ्लैटलैंड्स आर इनसफिशिएंट फॉर राइस कल्टीवेशन, फार्मर्स मूव अप द हिल स्लोप्स एंड ग्रो पैडी ऑन टेरेस्ड अपलैंड्स। अब देखिए इतनी ज्यादा डिमांड है कि इनके लिए जो फ्लैट लैंड्स हुआ करती थी लो लेवल एरियाज पे वो कम पड़ गई, तो ये क्या करने लगे, ये अब हिल स्लोप में चले गए कि पहाड़ों में चलते हैं और वहां पर जाके अब क्या करेंगे, धान की फसल उगाएंगे। और जो वहां के टेरेस्ड अपलैंड्स थे, मतलब जो टेरेस फार्मिंग वगैरह हो रही थी, वहां पर इन्होंने अब धान की फसल उगाना शुरू करी। जो आर्टिफिशियल टेरेसेस हैं वहां पर क्या होता है कि एक्सेस वाटर को रोका जाता है डाउन द स्लोप जाने से, इसीलिए तो टेरेस फार्मिंग की जाती है, क्योंकि अगर हिल स्लोप में डायरेक्टली अगर वाटर बहेगा, पानी बहेगा, जब बारिश वगैरह होगी तो सॉइल इरोजन होता है, उसको रोकने के लिए ही तो टेरेस फार्मिंग की जाती है ना। तो आर्टिफिशियल टेरेसेस क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर डाउन द स्लोप जा रहा है उसको रिटेन करते हैं। तो ये तो राइस की बात हो गई। अब राइस के साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स भी उगाई जाती है, जैसे टी जो है वो होम कंजम्पशन के लिए, मतलब चाय जो है वो पीने के लिए यूज की जाती है। फिर एक मलबरी लीव्स होती है। मलबरी लीव्स क्यों यूज की जाती है, ये सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, सिल्क वॉर्म आपने देखा होगा, जो रेशम का कीड़ा होता है जिसमें से सिल्क या रेशम बनता है,
उसको खिलाने के लिए। वो खाता है मलबरी का पत्ता, है ना, इसीलिए आपने नाम सुना होगा मलबरी सिल्क भी होता है एक, है ना। तो वो उसको खिलाने के लिए मलबरी सिल्क को उगाया जाता है। और आपने अपने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में या इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्स में आपने पढ़ा होगा, एक सिल्क रूट वगैरह हुआ करता था। तो यहाँ पर चाइना में जो सिल्क वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसीलिए सिल्क रूट वगैरह भी वहाँ से है। मलबरी का पत्ता भी वो खाता है, सिल्क वॉर्म। तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। हालांकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो शहरी कल्चर जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी मलबरी लीव्स भी थोड़ा बहुत उगाई जा रही है, फिर ये भी ज़्यादा नहीं उगाई जाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ जो है वो आपको क्लियर है। हम लोगों ने साउथ चाइना का जो रीजन है, साउथ ईस्टर्न चाइना का स्पेसिफिकली, वहाँ पर जो फार्मिंग हो रही है और स्पेसिफिकली क्या फार्मिंग हो रही है, पैडी यानी कि धान की फसल उगाई जा रही है, उसके बारे में देख लिया है। तो इस पार्ट को हम लोग इतना ही रख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अभी हमें और बात करनी है, अबाउट दी गल्फ स्टेट्स की बात करेंगे और थोड़ा सा जो सदर्न हेमिस्फीयर के रीजन्स हैं उनकी बात करेंगे, और अगले पार्ट के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड डाउट अगर आपको है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका आपको यूट्यूब, आप उसको टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप ये वीडियोस देख पा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी, अपने कलीग्स वगैरह के साथ भी ये कोर्स के लिंक जो है, जो फुल कोर्स का लिंक है, उसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनको भी हमारे कोर्सेज से फ़ायदा मिल सके और फिर आप लोगों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो सके। कोर्स को अगर आपको चलाने में, कोर्स को एक्सेस करने में अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके थ्रू भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। चाहे कुछ फीडबैक आप देना चाहते हो, चाहे कुछ सजेशंस देना चाहते हो, हम तक बात पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।